जेवीएच क्लासेज अर्थात जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पे वर्ग 10th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय में आपका जो दूसरा चैप्टर पढ़ना है वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो कल मैं पिछले वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद शीर्षक से जो एक टॉपिक आपको पढ़ने से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी अपलोड किया। आज भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से परीक्षा में पूछे जाने वाले 2 अंक स्तरीय, 3 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग सबसे पहले 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। प्रश्न है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। आप लिखेंगे कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलने का प्रयास किए तथा नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को ही सत्याग्रह कहते हैं। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो सत्याग्रह का अर्थ होगा सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज को प्रश्रय देना होता है। अगर व्यक्ति का उद्देश्य सच्चा है, संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिशोध की भावना का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के रास्ते सहारे अपना संघर्ष में सफल हो जाता है। तो ये आप 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। विभिन्न शहरों में इस कानून के विरोध में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। भारतीय इसे काला कानून से संबोधित करने लगे थे क्योंकि सिर्फ शक, यहाँ लिखोगे क्योंकि शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें गिरफ्तार करने के अधिकार मिल गया तथा वह ऐसा शक के आधार पर गिरफ्तार लोग को 2 साल तक जेल में भी रखने का अधिकार प्राप्त कर लिए थे। यही मुख्य वजह था कि भारतीयों ने से जमकर इसका विरोध किया और काला कानून का। प्रश्न नंबर 3 देखें, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो लिखेंगे कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक ढंग से असहयोग आंदोलन चलाना चाहते थे। उनका कहना था कि हमारे सहयोग से ही अंग्रेजी सरकार भारत में चल रही है। अगर सभी भारतीय एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे तथा उनके ऑफिस, कार्यालय, दुकान, व्यापार, शिक्षण संस्थान तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर ऐसा किया जाएगा तो निश्चित रूप से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर यह आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लिया। हद तो तब हो गई जब गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। ये सभी VVI प्रश्नोत्तरी हैं, आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे परीक्षा के उद्देश्य से। प्रश्न नंबर 4, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध भारतीय एकजुट होने लगे थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में भारतीय एकजुट होने लगे क्योंकि इस कानून की खामियों को लोग बखूबी जान चुके थे तथा इन्हें काला कानून के नाम से पुकारने लगे थे। इसके विरोध में विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया जाने लगा था। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए लोग वहाँ जमा हुए थे और जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए।
यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर ने अपने हथियार बंद सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया तथा बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ लिख दोगे, सारे रास्ते बंद कर दिए। इस अंधाधुंध गोलियां की बौछार से सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। प्रश्न नंबर 5, सैमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे, ब्रिटेन में टोरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। वह भारत में फैली राष्ट्रवादी भावनाओं को समझते हुए भारत के शासन प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। यह आयोग ने भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर सही सुझाव सरकार को सौंपने का कार्यभार लिए हुए थे। भारतीयों के लिए दुख की बात यह थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। भारतीय राजनेताओं का ऐसा विश्वास था कि भारतीय ही भारतीयों की समस्याओं को अच्छे ढंग से समझ सकता है और इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ। लेकिन जब यह 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा तो भारतीयों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाकर इसका विरोध किया। यह मुख्य वजह था कि एक भी भारतीय सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं थे और भारतीय ही भारतीयों की समस्या को समझ सकते थे, इसलिए विरोध किया गया। तो इस प्रकार से आप लिखें। अब ये 4 या 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी देखें। आप ऊपर जो देखे वो 2 या 3 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी के रूप में पूछे जा सकते हैं और यह 5 अंक स्तरीय, इसको 4 अब नहीं मानिए, 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी के रूप में ये सब प्रश्न आप देख लें। जैसे नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। आप यहां से लिखना प्रारंभ करें कि अंग्रेज के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। नमक सर्वसाधारण के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था तथा चिकित्सीय दृष्टिकोण से भोजन में इसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी। अतः नमक कर को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहल बताया। यही उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। पॉइंट में आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया और अपने अनुयायियों के साथ गांधी जी दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ब्रिटिश कानून को तोड़ना निसंदेह उपनिवेशवाद के खिलाफ एक जबरदस्त कदम था। देखने और समझने पर साधारण अर्थ में यह साधारण सी घटना दिखती है, परंतु इसके उपनिवेशवाद के सारे ढांचे को ही हिलाकर रख दिया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि साबरमती आश्रम से दांडी की 240 मील की यात्रा में महात्मा गांधी और उसके साथियों को उनके स्थानों पर रुकना पड़ा और हर पड़ाव पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही, जिससे राष्ट्रीय भावनाएं और उत्तेजित होती गई और लोगों को उपनिवेशवाद के प्रति घृणा पैदा होने लगी। चौथा लिखेंगे कि 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया गया तथा उसको यह पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिगुल बच चुका है। आप लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बन गई। इस प्रकार से आप 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी का लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचक के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। फिर से एक बार सुनिए कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। देखिए, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर निम्न कारणों से बटे हुए थे। इसका पॉइंट में आप उत्तर लिखेंगे कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि राजनीतिक नेता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरा, उदाहरण के तहत डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों का नेतृत्व करते थे। इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिम सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरा, ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचक क्षेत्र मांगकर अपने अनुयायियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते थे। चौथा लिखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। 5वां पॉइंट लिखेंगे, वे इस
मांग के विरुद्ध थे और एक समय इसके लिए आमरण अनशन पर भी बैठे थे। यही वे कारण थे कि राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्र के सवाल पर बटे। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर से 2 और 3 और 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी का जवाब लिख सकते हैं। कल इसके आगे का जो चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका वीडियो